तो कई बार ऐसा लगता है कि पहले इनकम आएगी बाद में टैक्स आएगा, कई बार पहले टैक्स आता है बाद में इनकम आती है। 3 रुपए तक तो इनकम के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद जीएसटी का नोटिस आ गया तो उन्होंने कहा अब हम और बढ़ाते हैं। आप ठीक है ना, आप लगाओ हम पे जीएसटी, हमने 1 रुपये और बढ़ा देंगे। तो उन्होंने 1 रुपये और बढ़ा दी, 3 से 4 कर दी है। तो ये मिली जुली सरकार है ऐसा लग रहा है। जरा आप बताइए इसमें क्या है मामला। Very good morning, Dimpy, Ajay ji, and all panelists, and happy New Year to all. डेफिनेटली आई मीन ये जो डिसीजन कर लिए हैं, आई मीन जोमेटो 1 रुपये से बढ़ाने का 3 से 4 रुपया का, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके 33% इंक्रीज पर ऑर्डरिंग में ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अर्निंग सेक्रेटिव होगा। बट एट द सेम टाइम जीएसटी जो टैक्स डिमांड था, अगर मैं उसको साइड रखे कि आई थिंक वो जो चीज है, आई थिंक उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि वो फिर लिटिगेशन में जाएगा, कंपनी भी अप्लाई करेगा उसके अगेंस्ट में। सो उस पर कुछ बहुत बड़ा व्यू तो नहीं दिया जा सकता। बट अगर बिजनेस की बात करें तो इसकी बिजनेस में जो ट्रैक्शन दिख रहा है वो काफी बेहतर दिख रहा है। फूड डिलीवरी के बिजनेस की बात करें तो फूड एडजस्टेड एबिटा लेवल पे वो आई थिंक ब्रेक इवन होने वाला है कमिंग क्वार्टर में। एट द सेम टाइम Q1 FY25 में इसका जो ब्लिंकिट बिजनेस है वो भी एबिटा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये साल का एंड तक आई ओवरऑल ये एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर विल सी शार्प इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो FY23 में अगर मैं रेवेन्यू देखो तो जो लगभग 7,000 करोड़ का था वो बढ़ करके ये ईयर सिर्फ 12 महीने में वो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 12,500 करोड़ का हो रहा है। इस पर स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन में बोल रहा हूँ, यही FY26 में रेवेन्यू मतलब 16,500 करोड़ का हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं 2 साल में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो बिजनेस में जो ग्रोथ जो कंपनी में दिखाई दे रही है वो मुझे लगता है बहुत बेहतर ग्रोथ है। और इकोनॉमी ऑफ एक्टिविटी जो भी इकोनॉमी जो स्केल बेनिफिट्स ये सब आने वाले टाइम में डेफिनेटली मिलेगा। मुझे लगा स्ट्रीट इस पे पॉजिटिव रहेगा। हमारा नजरिया भी लगता है कि ये स्टॉक को देखना चाहिए, अंडर रडार रखना चाहिए। तो हमारा कवरेज नहीं है, इन हाउस कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव निकल के आ रही है। राइट और दूसरा ये मत भूलिए विनोद, आपने बहुत अच्छा व्यू दिया है। पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, बहुत राउंडेड व्यू है। 40 वाला 120 हुआ है, लेकिन ये जो बातें बताई ना आपने, एक जो एंड में बात बोली कि ईयर एंड तक अगर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ जारी रही तो फर्दर रीरेटिंग इसके अंदर हो सकती है। तो मैं बैक टू बैक एक और सवाल आपसे पूछ लूँ। ये डिलीवरी का एक स्टॉक है, इन्हीं एक कजिन है, हाई ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन सबसे कम रिकवर हुआ है पिछले 1 साल 2 साल का। अगर आप चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, आप देखेंगे 700 750 का भाव हुआ करता था। सारे पीबी फिनटेक ये सब कुछ रिकवर कर गया। जोमेटो रिकवर किया सबसे ज्यादा, डिलीवरी रिकवर ही नहीं किया अभी तक। क्या इस भाव से आप डिलीवरी को भी देखेंगे या 1-2 क्वार्टर नंबर्स ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद काम करेंगे? विनोद जी डेफिनेटली अजय जी, मैं थोड़ा नंबर्स को और ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम जिस हिसाब से मैनेजमेंट का कमेंट्री भी मैं समझूं तो वहां पे मुझे थोड़ा क्लैरिटी अभी नहीं समझ में आ रहा है। एट द सेम टाइम इनके जो वैल्यूएशन आईपीओ के बाद से ही मैं देखूं तो वैल्यूएशन कुछ ऐसा चीज है, हमें वैल्यूएशन अब ऑफकोर्स समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए भी। इस स्टॉक्स पे अभी बहुत बड़ा पॉजिटिव व्यू हमारा नहीं है। आपके हिसाब से इग्नोर है, नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा वैशाली से, वो है कोल इंडिया। वैशाली, कोल इंडिया में ऐसे गेन्स दिख रहे थे पिछले हफ्ते। एफएनओ स्टॉक है, कई लाख करोड़ का एम कैप है, जैसे मिड कैप हो, 5-5 10-10% ऐसे चल रहा था कोल इंडिया, जैसे आग लग गई हो एकदम। अभी मालूम चल रहा है कि इन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, प्रोडक्शन गाइडेंस 2-2.5 साल में 1,000 मेट्रिक टन के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। 2024 जो चलता हुआ साल है उसमें ऑलरेडी वो उनका रन रेट गाइडेड रन रेट से ज़्यादा चल रहा है, मतलब दे आर अहेड ऑफ द कर्व। तो फंडामेंटली सपोर्ट है। कोल इंडिया में ब्रेकआउट दिखा है, 70% रिटर्न इस हमें 52 वीक से मिले पिछले 1 साल में। यहाँ से कैसे ट्रेड करें कोल इंडिया को? So of course it looks very rosy और अच्छा ही लग रहा है, बट अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, इट्स अ परपेंडिकुलर राइज, जस्ट वन वे रैली। इवन ऑन अ डेली चार्ट आप देखेंगे राइट फ्रॉम 200 लेवल्स टू अभी हम देख रहे हैं 380। सो बट हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका व्यू नेगेटिव होगा, बट 360 का एक अच्छे से स्टॉप लॉस रख के कैरी ऑन द रैली, बिकॉज यहाँ से इंडिकेटर्स में भी फटीग नहीं है। सो द रैली कैन कंटिन्यू, बट 360 का स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है। अभी थोड़ी देर पहले इलन मस्क की बात बता रहे थे अजय आपको कि वो आ रहे हैं गुजरात में और वहाँ पे वो डांडिया भी खेलेंगे।
कई बार ना मार्केट में कुछ ऐसी खबरें भी चल रही है कि इलन मस्क हो सकता है टेलीकॉम को लेकर कुछ बात कहें, या टेलीकॉम में इंडिया में कुछ बात हो सकती है। वोडाफोन आइडिया अगर 2 दिन में 30-35% चला है तो उसके पीछे ये एक तर्क भी दिया जा रहा है। अगर आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, ट्रेंडिंग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर इंफॉर्मेशन ऐसा भी दिया जा रहा है। इस बात पे कितनी सच्चाई है विनोद मोदी कि एलन मस्क आएंगे तो उनको इंडिया की टेलीकॉम बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होगा और टेलीकॉम की कंपनी को सर्च करेंगे, उसमें वोडाफोन आइडिया का नाम आएगा। ये ऐसी बहुत सारी है, मैं इसको एक वर्ड बोल सकता, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानियां सच्ची होंगी या फिर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? जी, जहाँ तक टेलीकॉम क्षेत्र का सवाल है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से टेलीकॉम में जो सेक्टोरल जो परिदशा बदली है लास्ट 3 से 4 सालों में, वो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर फॉर्म में निकल गया है। चाहे वो एजीआर का डेफिनिशन में क्लैरिटी हो या फिर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस में जो भी उसमें क्लैरिटी दिया हो, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो भी आई मीन कंसर्न्स था सेक्टर को लेकर के, वो बहुत हद तक निकल चुका है। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जहाँ पे कोई भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत होगी। डेफिनेटली जिस हिसाब से आइडिया का परफॉर्मेंस रहा है कुछ ट्रेडिंग लास्ट के 2-3 दिनों में, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स हो जो भी स्ट्रीट है कहीं ना कहीं ये चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करा। बट उस पर मैं ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहूंगा। बट एट द सेम टाइम आइडिया को सर्वाइव करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत है। बट मुझे लगता है कि वो फंडिंग क्लैरिटी अगर आएगी तो चल सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। वी आर नॉट वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द कंपनी एज ऑफ नाउ बेस्ड अपॉन द करंट स्टेटस ऑफ द बिजनेस और द फाइनेंशियल्स। स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा वो है ओएनजीसी। जी हाँ, ओएनजीसी में एक तरफ तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया दोनों पिछले हफ्ते भी काफ़ी चलते हुए नजर आए थे। मैनेजमेंट ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की बात की है, स्पेशली अपने गैस वॉल्यूम्स के ऊपर। स्टॉक ये बहुत ज़्यादा क्रूड से रिलेटेड रहता है। क्रूड तो बहुत ज़्यादा भागा नहीं, 75 वाला 83, वर्स्ट में रिसेंट लो 75, अभी 83। लेकिन हो सकता है ये क्रूड से ब्रेक करके इसका कोरिलेशन ये इंडिविजुअली चलने लगे। ये एक ऐसा पीएसयू जो सबसे अंडर परफॉर्म किया है, बाकी सारे पीएसयूज में रैली हो गई है। ये बताइए कपिल जी, 205 पे ये ट्रेड लायक लग रहा है यहाँ से भी? बेसिकली चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूँ या फिर पूरा एक सेक्टर के टेल में देख रहा हूँ तो एक पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही, लेकिन जो इसका 910 से लेकर 213 की जो रेंज है, 3 रुपए की रेंज है, वो एज एन रेशंस ईयर 2016 से काम कर रहा है। यानी मल्टीपल टॉप्स हमें पहले भी 2010 और 2013 में 210 और 213 के लेवल पे हमें देखने मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार तय करूंगा कि 213 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करने लग जाए, तब जाके मैं इसमें ट्रेड इनिशिएट करूं। तो वो मुझे इंडिकेट करेगा कि ये अपना दमखम रखता है रेशंस को ब्रीच करने के लिए। और जैसे ही 213 का लेवल पार होता है क्लोजिंग बेसिस पे मुझे वो देखने मिलता है, तो मेरा एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। और नेक्स्ट डे जो इसका रेशंस लेवल जहां पे आता है वो 235 का लेवल आता है, तो 213 की क्लोजिंग के ऊपर बाय बनता है 235 के लिए। इसी तरह के कुछ एक और स्टॉक्स भी हम आपसे पता करेंगे जहाँ पे खबर है और कुछ रिपोर्ट्स वाले शेयर भी हैं। तो एक काम करते हैं, पहले जरा रिपोर्ट वाले शेयर्स पता कर लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी मेरे से जुड़ रहे हैं बताने के लिए। गौरव गुड मॉर्निंग, बताएं रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज की? जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेमन ट्री के बारे में, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना ये है कि कहीं पे कन्वेंशन सेक्टर्स में कहीं पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव देखने को मिल सकता है हमें कंपनी के लेके। रोबस्ट पाइपलाइन है उनके पास रेवेन्यू को लेके भी, और उसके अलावा हमें कहीं पे ऑक्यूपेंसी रेट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते हुए मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ पे लेके रखा है और बाय रेटिंग दे रखा है। अगला हमारे पास अपडेट है वो है मेटल सेक्टर से, जहाँ पे जेफरीज ने कई कंपनीज पे अपना टारगेट प्राइस अपडेट करके रखा है। जैसे JSW स्टील पे अभी उनका टारगेट प्राइस है 800 रुपीज़ का, हिंदाल्को पे उनका टारगेट है 725 रुपीज़ का, और उसके अलावा कोल इंडिया पे उनका टारगेट दे के रखा है 450 रुपीज़ का। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे एशिया में स्टील प्राइजेज जो है वो ज़्यादा लेवल्स पे देखने को मिल सकती है आगे जाके, बट स्प्रेड्स जो है वो अभी भी डिकेडल लो लेवल्स पे है। और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे JSW स्टील और हिंदाल्को में थोड़ा सा चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हमें हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है 6% to 15% के रेंज में, दोनों में, स्टील्स में भी और कोल में भी। और इसीलिए वो कोल इंडिया पे भी कहीं पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने 450 रुपीज़ का दे रखा है। उसके अलावा हम बात करते हैं भेल के बारे में, जहाँ पे एंटीक ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपए का दे रखा है। उनका मानना यह है कि भेल जो है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में है NLC का एक नया ऑर्डर विन करने के
इसमें। उसके अलावा उनके पास 20 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी। अगर हम वंदे भारत की भी बात करें तो इसी के वंदे भारत के थ्रू को भेल ने अपना फोरे जो है वो करके रखा है रेलवे सेगमेंट में, और डिफेंस सेगमेंट में भी कहीं पे वो प्लेयर एज अ प्लेयर इमर्ज होते दिख रहा है, और इसीलिए कहीं पे एंटीक बुलिश हो रहा है भेल पे भी। अगला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लुपिन, जहाँ पे नोमुरा ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस हाइक करके रखा है 1593 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि लुपिन में हमें कहीं पे एबिडा मार्जिन्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में अपना इमर्ज फोरे कर रही है। उसके अलावा कहीं पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है ग्रोथ में इंडिया के मार्केट में भी, क्योंकि उनका फील्ड फोर्स एक्सपांशन जो है और क्रोनिक सेगमेंट में जो प्रेजेंस है इसके लिए, और इसी के चलते हुए नोमुरा ने अपना ईपीएस जो है वो 2 to 14% से हाइक करके रखा है, और इसी के चलते हुए हमें ये टारगेट प्राइस जो है वो भी 1290 रुपीज़ से बढ़कर 1593 का देखने को मिल सकता है। तो आगे जाके काफ़ी दिलचस्प रहेगा ये देखने को कि ये सब स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग गौरव, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने बताई हैं, एक एक करके कोशिश करेंगे हम सारी रिपोर्ट्स को कवर ही कर लें और आपके सामने जहां भी ट्रेड बनेगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपकी जो लास्ट रिपोर्ट है ना ल्यूपिन वाली, इसी से ही शुरू करते हैं। इस पर टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया गया है। नोमुरा ने 1-2 दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, तो इन दोनों के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अच्छा, एक स्टॉक और भी है कर्नेक्स माइक्रो, उसको 109 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, थोड़ा कैश का स्टॉक है, जरा इसके बारे में जिक्र करते हैं पहले। कपिल आप जरा चेक करेंगे, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स के नाम से एक कंपनी है, करीब 900 का मार्केट कैप है, 109 करोड़ का तो ऑर्डर ही मिला है इनको। जी, बेसिकली कर्नेक्स का चार्ट मैं जो उस पे कमेंट करूँ उससे पहले ये T2T सेगमेंट का स्टॉक है, तो इसको आप बाय करोगे तो डिलीवरी होने के बाद में ही इसको सेल कर पाओगे, सो एज अ कॉशन। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो उसका काफी अच्छा ही रहा हुआ है, ऑल टाइम हाई के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। हिस्ट्री कंपेरेटिवली तो थोड़ी सी कमी है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने रिसेंटली बॉटम बनाया था कुछ 20 रुपए के अराउंड से, और वहां से स्टॉक 580 के लेवल पे ट्रेड करा है, तो काफी ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक तो है। लेकिन डेली चार्ट पे उसका कूल ऑफ भी हुआ है, 680 वाला स्टॉक अभी 540 के लेवल के यहाँ पे आ गया, तो थोड़ा सा रिबाउंड भी हो रहा है। पहला भी यहाँ पे ही बॉटम बना था 560 540 के बीच में, और पिछले कुछ दिनों से प्राइसेस फिर से यहाँ से ही बेस बना रहे हैं 540 के यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा कूल ऑफ भी आया हुआ है, और कोई भी अच्छा स्टॉक जब भी एक नीचे में रिट्रेस करके आपका ओवरसोल होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव बन रहा है। 598 का एक इमीडिएट हर्डल लेवल रहता है, लेकिन इसके ब्रीच होने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो मेरा यहाँ पे बाय का व्यू ही रहेगा। और जो पिछले 4-5 दिनों से जो स्टॉक ने बेस बनाया हुआ है 545 का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट इसके 640 के हमें देखने मिल सकते हैं, और 680 के भी अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, विशाली से एक स्टॉक पता करते हैं। BHEL एंटीक की एक रिपोर्ट आई है, 230 का वो टारगेट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा मेंटेन पहले से बाय था, आज भी बाय ही है, और हम टारगेट 230 कर रहे हैं। शेयर करीब 200 रुपये के आसपास है। विशाली ये 30 रुपये का और इन्होंने ऊपर का टारगेट रखा हुआ है। शेयर ने अभी तक तो निराश नहीं किया, अच्छा चला भी है, ये जा सकता है 230 तक। तो जिस तरह से हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं दैट इंडिकेटर्स दिख रहे हैं दैट यस नई स्ट्रेंथ दिख रही है, बट ऑल द सेम मैं कहूंगी 190 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए, बिकॉज 230 आई मीन इट्स ऑलरेडी ओवरबॉट, तो ओवरबॉट में है और थोड़ा अगर सेलिंग प्रेशर आया तो वोलेटिलिटी आ सकती है। सो 190 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सपेक्ट टारगेट ऑफ 210 220, शुरुआत तो उसकी ही होती है। ट्रेडिंग टारगेट स्ट्रेटेजी में 220 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है मेटल सेक्टर्स को लेके। मैं 3 शेयरों के नाम ले रहा हूँ, आप किरण सर आप जरा ध्यान से सुनेगा उन तीनों शेयर्स में से, और चुनाव आपको करना है क्योंकि ज़्यादातर के टारगेट्स को बढ़ाया गया है। मैं तीनों शेयरों में से पहले शेयर का नाम बता रहा हूँ, JSW स्टील। वो ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट 700 से 800 रुपये हो गया, ठीक है। दूसरा बता रहे कोल इंडिया, जिस पे वो बाय करेंगे, उन्होंने टारगेट बढ़ाया 425 से 450। और तीसरा शेयर है हिंडाल्को, जिसमें उनका टारगेट है 660 रुपये से 725, ठीक है। तो तीनों में से आपको जो ठीक लगता है बता दीजिए। सो तीनों स्टॉक की अगर हम बात करें तो कमोडिटी बेस्ड स्टॉक है। मेटल और कोल दोनों के अंदर हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट देख ली है। कोल इंडिया हमने लास्ट वीक ही आपके चैनल पे डिस्कस किया था, 360 के आसपास, वहां से 380 आ चुका है। अब वो बोल रहे हैं कि 400 के ऊपर ये स्टॉक आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो कोल इंडिया पहली चॉइस रहेगी, कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 360 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 420
प्लस के टारगेट रहेंगे। अब हिंदाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टिल लुकिंग सिमिलर पैटर्न। हिंदाल्को में ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ में एक अच्छी खासी मूवमेंट देख ली है, जहां से 540 से स्टॉक 610 हो चुका है। तो मेरे हिसाब से हिंदाल्को में थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन या तो प्राइस वाइज करेक्शन आए तो डीप में लीजिए, और हिंदाल्को के ऊपर अगर कोई प्रेफरेंस है तो जेएसडब्ल्यू स्टील डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिली है। तो हिंदाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील में से हमें जेएसडब्ल्यू स्टील प्रेफर्ड लग रहा है। कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 860 से लेके 880 का हमारा बाई जोन एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 840 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड ओवरऑल यहाँ पे 900 प्लस के टारगेट डेफिनेटली आ सकते हैं। तो कोल इंडिया एंड जेएसडब्ल्यू स्टील प्रेफरेंस वाइज आप बाई कर सकते हो। ओके ग्रेट। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा वैशाली, संवर्धना मदरसन। जरा ऑटो एंसरी के इस स्टॉक की तरफ नज़र डालिए। डॉक्टर साहब लेके आइए 3 महीने 6 महीने का 105 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 महीने 6 महीने का चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब, आपको दिखा दें व्यूअर्स को कि पिछले समय में कैसे चला है। ज़्यादा नहीं चला है, 3 महीने में 14%, मतलब 13 रुपये चला है। 6 महीने का लेके आइए और 1 साल का लेके आइए डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 6 महीने वही भाव वही है कंपेयर्ड, अगर मार्केट को देखें साल में भी 40%। क्या इसमें स्कोप दिखता है आपको 100 रुपये पे? इनफैक्ट ये स्टॉक हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट 98 लेवल से ब्रेकआउट आया है, एंड इट्स फॉर्मिंग हायर बॉटम हायर हाई अभी फिलहाल दिख रहा है। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो एक नया ट्रेंड बन रहा है। सो आई वुड से ऑफ कोर्स ये स्टॉक पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 98 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है अगर ये मार्केट में मोमेंटम रहा और इसमें ये स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छे से हो रहे हैं अभी, मुझे लग रहा है ये 120 तक जा सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी ठीक बैठ रहा है। 98 के सपोर्ट के साथ 120 का ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड ऑफ कोर्स। तो चार्टिकली इट लुक्स वेरी फेवरेबल एंड वेरी फेवरेबल फॉर अ न्यू एंट्री आल्सो। लेमन ट्री के बारे में देखिए, अभी ये पूरा फेस्टिव सीजन होके गया, क्रिसमस में लोग ट्रैवल किए, न्यू ईयर्स के लिए भयंकर ट्रैफिक था। आपने शायद मुंबई पुणे हाईवे की तस्वीरें नहीं देखी हैं आपने, अगर आप देख लेते तो शायद आप अपने परिवारजनों को लेके ऑन रोड जर्नी आसपास की करने में एक बार को डरते। 3-3 4-4 घंटे के जाम थे, लोगों की क्लच प्लेटें घिस गई। वो जरा क्लच प्लेटों वाले स्टॉक अभी आने दीजिए विनोद मोदी को, फिर लेके आते हैं। और गाड़ियाँ जैम हो गया था, गाड़ियाँ साइड पे लगी हुई थी, ओवरहीट हो गई थी। तो होटल स्टॉक्स की तरफ नजर जा रही है, क्योंकि बाहर ट्रैवल करना बढ़ता चला जा रहा है। सारे होटल स्टॉक्स एक अच्छे स्वीट स्पॉट में, नंबर्स वगैरह आप देखिए लास्ट 2-3 क्वार्टर के। लेमन ट्री में मोतीलाल का व्यू ये आ रहा है कि ग्रोथ अच्छी होगी, यहाँ से मोमेंटम बरकरार है और नए कन्वेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। पहले से होटल का काम करते थे, अब कन्वेंशन सेंटर्स में, क्योंकि पार्टियां, कॉन्फ्रेंसेस, ये एक नया व्यू लेके मोतीलाल आया है। 150 का भाव बोलता है। कपिल शाह, जरा चार्ट्स बताइए कैसे दिख रहे हैं? जी, ऑलमोस्ट सभी होटल के चार्ट के स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो काफी अच्छे ही फॉर्मेशन बने हुए हैं। काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन पैच के बाद में हमें एक ब्रेकआउट ऊपर में दिखने मिले हुए, और ब्रेकआउट काफी महीनों से सस्टेन भी हो रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है अभी होटल स्टॉक एक नई ऑर्बिट में आ गए हैं। लेमन ट्री पिछले 4 से 5 महीनों से थोड़ा सा सुस्त कारोबार रहा हुआ है। स्टॉक प्राइस 123 ऊपर में और 112 नीचे की रेंज में ही 90% ऑफ द टाइम 3 महीने में इसी रेंज में स्पेंड किया हुआ है। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ट्रेड को स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हुआ है, इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। आइदर 118 पे ये स्टॉक चल रहा है, आइदर इस स्टॉक को 112 के यहाँ पे आता है तभी बाय करना चाहिए जहां पे रिस्क और रेशियो काफी अच्छा में देखने मिले, या फिर जब 123 का लेवल का ब्रेकआउट आ जाए तो वहां पे हमें इसको ऐड करना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, बस इस 2 लेवल की हमें ध्यान रखनी चाहिए एंट्री के लिए।